डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सीरीज बी का सॉल्यूशन। इससे पहले सीरीज ए कंप्लीट कर दिया गया है। हमको सीरीज सी और सीरीज बी जिसी ने सेंड किया था उनके हमने सॉल्यूशन बना दिए हैं। अगर आप सीरीज ए का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप सीरीज ए सेंड कर सकते हैं। आप अपने सभी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं फुल आंसर, तो आप जो है पीडीएफ बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें सेंड कर सकते हैं, याद रहे। और व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी पर्सनल मैसेज, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के मैसेज ना भेजें, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर केवल पेपर के पीडीएफ सेंड करने के लिए ही दिया गया है। यानी कि आपके लिए जो पेपर्स के सॉल्यूशंस चाहिए या मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस चाहिए, तो उनके सॉल्यूशंस के लिए व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहला जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपका एक पैसेज आया था जो डिसिप्लिन के ऊपर था, ठीक है ना। तो ये डिसिप्लिन वाला पैसेज तो सभी ने पढ़ लिया होगा। इसके कुछ पार्ट्स थे। ये पैसेज जो है कुछ पैराग्राफ वाइज दिए गए, तो पहला पैराग्राफ फिर दूसरा पैराग्राफ, इस तरह से ये आपका है। और जिस स्टूडेंट ने भेजा है ये भी कुछ खास साफ नहीं भेजा। आप देख रहे हैं जैसे कि फोटो लेते समय पेज को एकदम सीधा कर लो और रोशनी में लो, जैसे कि आपके घर के दरवाजे के पास या बरामदे में, तो ज़्यादा अच्छा फोटो आता है। बजाय लाइट में, अगर आप कमरे के अंदर बंद करके लाइट में लेते हो, उससे ज़्यादा फोटो, अच्छा क्लीन फोटो जो है आपके फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आता है, जो आपके घर के जो है आउटर सरफेस पे होते हैं, जैसे घर का दरवाजा हुआ, खिड़की हुआ, इस तरह बरामदा हुआ, ठीक है ना, या छत हुआ। तो वहाँ पर जो आप लेते हो तो इनके फोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं और फिर पीडीएफ आप बना के भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये पैसेज जो है आप देख चुके हैं, आप सभी के पास ये पैसेज अवेलेबल है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस जो जो आए थे ना उनको पकड़ के एक बार देख लेते हैं यार, क्या क्या पूछा था। और जो मॉडल सेट्स मैंने करवाए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हर सेट में अलग अलग में आ रहे हैं। जैसे एसएसटी का अगर मैं बात करूं, तो मुझे एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि सर, हमने जो मॉडल पेपर पढ़ा था उसमें एसएसटी के सेट, एसएसटी का सीरीज जो सी है उसमें 9 क्वेश्चन आए थे। 9 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉडल पेपर्स बहुत ज़रूरी है। सारे मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो लिंक जो है आपको मिलती रहेगी और लिंक में सब कुछ मिलेगा। तो उस लिंक को जरूर देखें। लिंक हमेशा विजिट कीजिए, लिंक जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो लिंक नीचे प्लेलिस्ट की लिंक, ठीक है, प्लेलिस्ट, ये ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट में करिए, कमेंट, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। आपको लिस्ट जो है, लिस्ट की जो लिंक है, ठीक है, वो लिंक जो है हम आपको भेज देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है, यानी राइटर यानी कि लेखक के अनुसार जो है क्या डिसिप्लिन, यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हैं अनुशासन नहीं है। तो डिसिप्लिन इज नॉट गिविंग एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो यहाँ पे सीधा अनुशासन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता है। इट इज ऑल्सो नॉट हिटिंग ए अब्यूज, हिटिंग और अब्यूजिंग ए चाइल्ड, और इट इज़ नॉट हिटिंग, यानी कि ये किसी बच्चे को ना तो गाली देता है, अब्यूजिंग मतलब गलत वर्ड बोलना है, ना हिटिंग ना तो मारता है। डिसिप्लिन इज नॉट फोर्स ईदर, और डिसिप्लिन जो है एक फोर्स भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर, पैसेज में ये लिखा हुआ है तो आप इसका दे सकते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डू यू थिंक ए मामा गिराफ किक्स, जिराफ किक्स हर बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो मामा जिराफ नोज दैट हर्ष वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो हर्ष वे जानता है, पूरा का पूरा जो है कह सकते हैं कि दुनिया के कठोर तरीके को जानता है। हार्श मतलब कठोर, है ना। इट नोज दैट इफ द बेबी डज नॉट स्टैंड अप देन द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट विल ईट अप। उसको पता है कि अगर ये बच्चा खड़ा नहीं हुआ तो इसको जंगल के जानवर जो है, जंगली जानवर खा जाएंगे। तो सो इट डज दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इसीलिए उस बच्चे के हित के लिए जो है ये वो करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय पेरेंट्स इन क्रिएटिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है, कानून का पालन करने के लिए जो है लॉ अबेंडिंग सिटीजन यानी नागरिक जो होते हैं उनमें माता पिता द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है। कानून का पालन करने के लिए नागरिक बनने में माता पिता की क्या भूमिका होती है, या माता पिता क्या भूमिका निभाते हैं। गुड पेरेंट इंस्टिल गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन इन देयर चिल्ड्रन विदाउट वरिंग फॉर देयर
मोमेंटरी डिसलाइक्स द चिल्ड्रन ब्रॉट अप दिस वे बिकम्स रिस्पेक्टफुल एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अच्छे माता पिता जो है वो अपने बच्चों की जो है नापसंदी की बिल्कुल भी चिंता ना करते हुए जो है बच्चों में अनुशासन और अच्छी आदतें जो है पैदा करते हैं। इस तरह जो है जो बच्चे पले बड़े होते हैं और जो है समझदार सम्मानजनक होते हैं, वो कानून का पालन करने वाले नागरिक बनते हैं। ठीक है, तो ये पैसेज में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन पैरा 1। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा बोला कौन से पैरा से है। द वर्ड करेक्टिव मीन्स, करेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो करेक्टिव का मतलब रिमेडियल। करेक्टिव मतलब जो है रिमोड, सुधार मतलब आपका सुधार, सुधार होना यानी कि रिमीडियल होना। ठीक है ना, सुधार यानी कि करेक्टिव मतलब करेक्ट मतलब सुधार है ना, सही होना। और रिमीडी मतलब रिमीडी मतलब भी सही होना। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिसिप्लिन मीन्स, डिसिप्लिन इट इज ए प्रिवेंशन बिफोर ए प्रॉब्लम अराइजेज। सीधी सी बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आने से, एक समस्या से पहले ही रोकथाम करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। सीधी सी बात है इस पैसेज के हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेल नॉन टू यू। अगर वेल नॉन टू यू होता है, जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, क्या होता है, फेमिलियर होता है, यानी पारिवारिक या परिचित होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो है नेक्स्ट, फ्रीडम इज नॉट प्रोक्योर्ड बाई ए फुल एंजॉयमेंट ऑफ वाट इज डिजायर्ड बट कंट्रोलिंग द डिजायर। क्या होता है फ्रीडम, तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा, बोला क्या है कि जो है स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती, जो चाहा उसका आनंद जो है कैसा होना चाहिए, कंट्रोलिंग द डिजायर, यानी कि इच्छा को नियंत्रित करना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपोजिट ऑफ सर्वाइवल इज, सर्वाइवल का मतलब सीधा सीधा आप जानते ही हैं कि मतलब अस्तित्व होता है, यानी कि जीवित रहना, यानी कि सर्वाइवल जीवित रहना, अस्तित्व, तो डाइंग मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कॉन्सिक्वेंस इज ए, तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये एक नाउन है, नाउन है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस परिणाम। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसके, तो ये नाउन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे रीड करना, फिर से आपका सेकंड पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में जो है ना इसका क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए आ जाइए। ये पूरा का पूरा पैसेज तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई इशू है नहीं। और सारे के सारे पैराग्राफ में ही जो है आपके आंसर छुपे हुए हैं, तो पैराग्राफ वाइज ही आपको आंसर देने थे। बहुत इजी सा पैराग्राफ दिया है, अच्छा पैराग्राफ है, ये नहीं कहूँगा मैं कि थोड़ा डल टाइप है, अच्छा पैराग्राफ है। तो व्हाट डिड जमशेद जी टाटा गेव इंडिया, तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि जमशेद जी टाटा ने इंडिया को क्या दिया। ठीक है, तो जमशेद जी टाटा गेव इंडिया द पावर ऑफ स्टील, पावर ऑफ स्टील दिया, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, और ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च भी दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या दिया, भारत को इस जो है लौह इस्पात बोल सकते हैं, पावर ऑफ स्टील यानी कि इस्पात का जो है क्या दिया, लौह इस्पात दिया। ठीक है, और एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो जल से बिजली बनती है ना उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने साइंस में भी पढ़ा है ये, और आपके एसएसटी में भी ये चैप्टर में आता है, आपके जो संसाधन वाला चैप्टर उसमें है ना। उसके अलावा जो है इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान का जो है क्या दिया, संस्थान भी दिया। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पैसेज में सब कुछ है। व्हेन डिड मदर टेरेसा फील हर कॉलिंग, तो मदर टेरेसा ने उन्हें कब महसूस किया, मतलब बुलाना कब महसूस किया, तो मदर टेरेसा फेल्ट हर कॉलिंग व्हेन सी वाज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू दार्जिलिंग, जब वो दार्जिलिंग जा रही थी तब मदर टेरेसा ने उनको कॉलिंग का एहसास हुआ या उनको बुलाने का एहसास हुआ। ठीक है, ये सारा पैसेज में दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, जमशेद जी टाटा सेंट ए एजुकेशनिस्ट टू यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ही वांटेड डैश, तो ही वांटेड पैसेज में लिखा हुआ है, ही वांटेड हिम टू अंडरस्टैंड द मॉडल बेस्ट सुटेड फॉर इंडिया। ठीक है, तो वो जो है उसको मॉडल को सबसे अच्छी तरीके से समझने के लिए जो है, जो भारत के लिए अनुकूल है, वो मॉडल समझने के लिए जो वो भेजना चाहते थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मदर टेरेसा फेल्ट हर कॉलिंग सी वाज ऑन द वे ऑफ, अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, मदर टेरेसा सर्व द सिक एंड होमलेस इन, कहाँ पर, वो कोलकाता है, बिल्कुल आप सही आंसर
जो है दे सकते हैं। इसका पैसेज में सब कुछ सबका मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट ही होगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन स्पेरहेडेड द डैश रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है स्वामीनाथन का है, ये तो आपने चैप्टर में भी पढ़ा है, ये तो आपको याद भी होना चाहिए। सेक्शन बी जो है राइटिंग का है, इसमें आपको आप रोहित सेन हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हैं, आपका जो स्कूल का नाम जीएसएस और ज्योति नगर में है, ठीक है। और आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, किसके लिए, लीविंग सर्टिफिकेट के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लीविंग स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एसएलसी के लिए, ठीक है। और दूसरा इसी में एक और पार्ट था जिसमें पूछा गया यू आर अर्जुन ठाकुर लिविंग एट 5 शास्त्री बाग शिमला 5, राइट लेटर करना, इसमें लेटर है वो एप्लीकेशन है, फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन हिम हर फॉर सक्सेस इन मैट्रिक एग्जामिनेशंस। तो दोनों ही हमने कर दिए हैं, आप देख सकते हैं आपने कौन सा लिखा है। सबसे पहले प्रिंसिपल वाला लिख देंगे, तो आपको जो एड्रेस दिया है वो तो पूरा लिख दोगे, ठीक है। इसमें क्या दिया है देखिए, ज्योति नगर दिया है पहले वाले में, ज्योति नगर। इसके आगे ये ज्योति नगर कहाँ है कुछ नहीं बताया, तो हम अपनी मर्जी से दिल्ली या शिमला कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप ना भी डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे आपका सब्जेक्ट डाल दोगे, आपको लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए तो एसएलसी के लिए रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख करके सीधे जो है आप अपने इन्फॉर्मेशन दे दोगे कि आप जो है आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आपके फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और वो जो है उनका जॉब जो नेचर का जॉब है या जॉब का नेचर जो है वो ट्रांसफरेबल है, क्योंकि वो उनका जो है बार बार ट्रांसफर होता रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जानते ही हो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ज़्यादातर ट्रांसफर होते रहते हैं। और उनका ट्रांसफर जो है वो दिल्ली से मुंबई हो गया है, अब उसको जो है शिफ्ट वहाँ करना ही होगा, क्विकली करना है, और हैव टू टेक एडमिशन, और उसको वहाँ पे एक एडमिशन भी लेना होगा वहाँ के स्कूल में, ठीक है, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। फॉर दैट ही नीड्स, यानी कि आई नीड जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एसएलसी उसके लिए चाहिए। देयर फॉर आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट अर्जेंटली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन गेट एडमिशन इन एनी स्कूल ऑफ मुंबई। तो आप जल्द से जल्द मुझे एसएलसी देने के कष्ट करें ताकि मैं किसी भी मुंबई के स्कूल में जो है एडमिशन ले सकूं। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। तो आप इस तरह से ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, अपना जो भी नाम दिया है वो लिख देंगे। इसके और पार्ट में जो है लेटर लिखना है, लेटर में सबसे पहले जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिखने के बाद वह डेट के बाद में सीधा सीधा आप सब्जेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जरूर मेंशन कर दें, यहाँ पे सब्जेक्ट में भूल गया, सब्जेक्ट किसके लिए था ये, तो ये था आपका अपने दोस्त को मैट्रिक सक्सेस इन मैट्रिक एग्जामिनेशन, तो सब्जेक्ट में लिख देंगे आप सीधा सीधा सक्सेस इन मैट्रिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आप सक्सेस इन मैट्रिक एग्जामिनेशन सब्जेक्ट लिख करके डियर सौरभ और गौरव जो भी आपको नाम दिया गया है, अब उसके बाद में आई वॉज डिलाइटेड टू नो दैट यू हैड सिक्योर्ड 99% मार्क्स इन योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। मतलब मुझे तो इतनी मतलब प्रसन्नता हुई है कि आपको ये, मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हुई है कि आपने जो है मैट्रिक एग्जाम में क्या किया है, जो है 99% जो है मार्क्स लिए हैं। माई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और मेरा जो है हार्दिक क्या है, आपकी इस मैट्रिक परीक्षा में 99% जो है मार्क्स या अंक प्राप्त करने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में तो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर कंटिन्यूस हार्ड एज वेल ए स्मार्ट वर्क। सीधा सीधा ये आपके निरंतर मेहनत और आपके जो है अच्छे प्रयास का जो है नतीजा है, स्मार्ट वर्क का नतीजा है। और रियली यू हैव फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर फैमिली एंड टीचर्स। और सच में ही आपने वास्तव में ही अपने परिवार और शिक्षकों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड होप यू टॉट पीक ऑन यूर फील्ड। और मैं कह रहा हूँ मुझे आप पे गर्व है और मुझे आशा है कि आप अपने क्षेत्र के शिखर में ऊपर बहुत शिखर पे पहुंचेंगे। पीक लिखा है यहाँ पे, पीक मतलब क्या होता है, बहुत ही ऊपर, टच, ठीक है, टच, टच है TOUCH। तो इसके बाद में प्लीज डू एक्सेप्ट माई हार्टफुल कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड कन्वे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स। बहुत अच्छा सा सिंपल सा पैराग्राफ है, इसी तरह से लिखना होता है। तो आप जब भी मतलब
ये सब चीज़ें पढ़ते हो ना, मेरे चैनल पे जो है ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और पूरे के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है? वो आपके लिए ही बनाए जाते हैं, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहता है तभी। अगर आप इनएक्टिव हो जाते हो, आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग डिमांड नहीं करते हो, तो धीरे-धीरे आप लोगों के जो है सॉल्यूशंस को डिनाई कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से सॉल्यूशंस की डिमांड होती रहती है। तो जो बच्चे ज़्यादा कमेंट करते हैं उनके सॉल्यूशंस हम बना देते हैं। अब सिंपल सा फंडा है, जो भी आपके मॉडल टेस्ट जो है, अभी मॉडल पेपर जो आपके टर्म 2 के लिए डिक्लेयर होंगे, ठीक है? टर्म 2 के लिए जो मॉडल टेस्ट के आपके मॉडल सेट्स डिक्लेयर होंगे, उनको भी हम सॉल्यूशन करके दे देंगे आपको, और वो ज़रूर पढ़ लेना। उसमें से सेट्स में आते हैं, आपके सीरीज़ में आते हैं, सीरीज़ ए में आ सकता है, सीरीज़ बी में आ सकता है और सीरीज़ सी में। कुछ क्वेश्चन ए, बी, सी में आते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं, किसी में और भी कम आते हैं। तो कोई भरोसा नहीं है कि सीरीज़ में मॉडल जो आपके सेट्स हैं, जो मॉडल सेट्स बोर्ड जारी करता है, उनमें से कुछ भी आ सकता है। मैंने मॉडल सेट्स दिए थे, इनमें से सभी सीरीज़ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हैं, किसी में तो बहुत ज़्यादा हैं, किसी में 1-2 आए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप इनके सॉल्यूशंस चाहते हैं तो एक्टिव रहिए और हमेशा कमेंट करते रहिए, और जो एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशंस आपके लिए बनाए जाते हैं उनको पढ़िए। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको मैं देता हूँ 95% की गारंटी मैं इस चैनल से दे सकता हूँ आपको। 95% मायने रखता है, और हमेशा हर साल मैं बच्चों को 95% दिलाता ही दिलाता हूँ। ये बहुत मतलब एक कहते हैं कमिटमेंट है मेरा, और हमेशा रहता है, हमेशा मेरा प्रयास रहता है। इसीलिए तो सॉल्यूशंस आपको पर्सनली मैं बताता हूँ, गाइड करता हूँ, साथ ही साथ बोलता हूँ आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट मतलब एक्टिव रहिए, सिंपल सा बात है, एक्टिव होना ज़रूरी है। एक्टिव अगर आप नहीं हैं तो फिर आपका पैसिव हो जाना है। पैसिव समझ गए ना आप? हाँ, तो बस तो ये समझ गए आप। चलिए, तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना था, ठीक है? तो ये तो आपने लेटर देख लिया। पैराग्राफ आपको, ये 3 सिचुएशंस थी, तीनों सिचुएशन में किसी पे भी लिख देना। माय कंट्री इंडिया, फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट, आई लाइक मोस्ट, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये सारे के सारे पैराग्राफ मैंने करा दिए हैं पहले ही। अगर आप लोग, मैं कभी-कभी क्या है, केवल पैराग्राफ बताता हूँ, कभी-कभी नोटिस बताता हूँ, कभी एप्लीकेशन बताता हूँ, कभी लेटर बताता हूँ, कभी पैराग्राफ बताता हूँ। तो हर चीज़ मैं अलग-अलग वीडियोज़ के माध्यम से बताता रहता हूँ। उन वीडियोज़ को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वो आपकी समस्या है, मेरी नहीं। तो यहाँ पे पहला जो आपका है माय कंट्री इंडिया, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? आप इसको, मैं एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने सिंपलेस्ट वर्ड लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा पैसेज लिखा है फेस्टिवल के ऊपर, और तीसरा लिखा है पॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है? वो सॉरी, पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये तीनों के तीनों लिखे हैं। ये पहला पैराग्राफ है फर्स्ट वाले का, ये पहला पैराग्राफ, उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ, और उसके बाद में ये तीसरा पैराग्राफ, और ये चौथा पैराग्राफ। ये छोटे-छोटे पैराग्राफ लिख करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। पहला वाला जो है आपका माई इंडिया के ऊपर। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है, उसमें क्या आपको बताना है, जो एक फेस्टिवल आप जो लाइक मोस्ट करते हो उसके बारे में। तो बी पार्ट में हम फेस्टिवल के जो है सॉल्यूशन को दे रहे हैं, ठीक है? तो फेस्टिवल का सॉल्यूशन जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, पैराग्राफ वाइज दे रही है। मैंने यहाँ पे दिवाली का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी भी आ ही रहा है, आप जानते ही हो। तो इस तरह से आप जो है दिवाली की प्रिपरेशंस क्या होती हैं आप बता सकते हैं, प्रिपरेशंस क्या होती हैं, ठीक है? सेलिब्रेशन जो है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे और कंक्लूजन निकाल देंगे। तो इस तरह से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट आता है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है? ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में भी हमने लिख दिया। पैराग्राफ बहुत सिंपल है, आप इसको पढ़ेंगे तो याद होगा। पैराग्राफ पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ कर के नहीं सीखते हो तो 11th क्लास और 12th क्लास, स्पेशली 12th जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अभी 10th, और 10th में तो सबसे पहले आपको 10th का स्कोर बेहतर करना है। सबसे पहले 10th का स्कोर बेहतर करना है। सबसे ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, या कहीं एडमिशन की बात हो, सबसे पहले 10th की मार्कशीट देखी जाती है। तो 10th का स्कोर अगर आप अच्छा, 12th में आपके कम भी आ जाएंगे चलेगा, लेकिन 12th में अगर आपके अच्छे नहीं आए तो ये जो है ना, ये 10th बहुत बड़ा रोल निभाता है पूरी दुनिया में। इसी में आपके पूरे मार्क्स, और यहाँ तक कि हर कंपटीशन में इसी मार्कशीट की डिमांड होती है। इसका केवल परसेंटेज मांगा जाता है, लेकिन इस मार्कशीट की पूरी कॉपी मांगी जाती है। ध्यान रखना ये चीज़। और इसी के बेसिस पे एडमिशन के लिए हमेशा 10th की मार्कशीट कैरी की जाती है, क्योंकि इसमें आपके DOB वगैरह सब इसमें डिटेल होती है। इसमें वो डिटेल्स नहीं होती हैं 12th की मार्कशीट में, ठीक है? तो ये आपका जो है सॉल्यूशन मैंने दे दिया, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट जो है, आप जो हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन के जो है अशोक कुमार हैं, और आप हैं हेड बॉय, ठीक है? और राइट करना है आपको नोटिस, किसके लिए? आपको NSS कैंप के लिए, ठीक है? तो ये भी लिखा है। उसके बाद में आप हैं अशु और आशा, ठीक है? आशु और आशा 26 मॉडल टाउन अंबाला के, और आपको एक आर्टिकल राइटिंग करना है न्यूज़पेपर के लिए, क्रेज फॉर द फैशंस अमोंग द यूथ्स, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट। पहला जो है आपको मैंने नोटिस बताया है NSS कैंप के लिए। तो NSS कैंप देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर एड्रेस, मैं हमेशा नोटिस तो मैंने सारे करवा दिए हैं, ठीक है? तो नोटिस तो लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नान, जो भी आपको दिया है एड्रेस नोटिस के लिए, ये नेट और नोटिस में जो है आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद में सीधा सीधा कैपिटल अक्षर में नोटिस लिखेंगे, उसके जस्ट बगल में इधर डेट लिखेंगे, और फिर जो नोटिस का जो सब्जेक्ट है, आप किसके लिए नोटिस लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, फेस्टिवल के लिए, तो यहाँ पे दिया है एनएसएस कैंप के लिए क्वेश्चन में, तो एनएसएस कैंप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद छोटा सा 4 लाइनों में नोटिस को कंप्लीट कर देते हैं। एनएसएस कैंप of our unit or our school will be held from 30 September to 15 September at village दीनापुर, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एडल्ट लिटरेसी एंड ट्री प्लांटेशन, क्लीननेस कैंपेनियन एंड हेल्थ अवेयरनेस, वॉलंटियर्स शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब होता है जो यहाँ पर अपना नाम लिखता है उसको, बाय 25 September 2022, ठीक है। तो ये अंडरसाइंड का मतलब ये होता है। अंडरसाइंड आपने लिख दिया तो समझ लो कि आपने बता दिया कि इसको भैया नाम देना है, ठीक है। और ऑप्शन में जो था हमें एक फैशन के बारे में छोटा सा पैराग्राफ जो है आर्टिकल लिखना था, तो मैंने यहाँ पे वो फैशन वाला पैराग्राफ या आर्टिकल बोल सकते हैं लिख दिया है। तो आप इस तरह से इसका देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो, ठीक है। तो ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भैया। तो यहाँ पर ग्रामर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, डैश टीच करेक्ट इंग्लिश नीड्स ग्रेट केयर। तो टू टीच, ठीक है ना, टू टीच करेक्ट इंग्लिश नीड्स ग्रेट केयर, मतलब सीधा सीधा इसमें बोला गया है कि सही अंग्रेजी जो है बहुत सावधानी की ज़रूरत है, ग्रेट केयर की ज़रूरत है। तो टू टीच मतलब अच्छी अंग्रेजी या सही अंग्रेजी सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए, टीच जो है बहुत सावधानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने ये टिक करे हैं, जिसने पेपर भेजा है, उसके मैक्सिमम जो हैं आंसर्स मैंने देखे हैं एमसीक्यूज़ के, तो मैक्सिमम सही हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स डैश स्मोक, तो ही वॉन्ट्स टू स्मोक, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द प्रॉपर सेंटेंस कनेक्टर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कनेक्टर यूज करने हैं, कनेक्टर आपको सीधा सीधा ऑप्शन में दिए गए हैं। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, पीपल नो डैश ही इज ए लायर, तो पीपल नो दैट ही इज ए लायर, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आ जाइए फिलिप्स में। फिलिप्स में भी इस बच्चे ने सही किया है। सबसे पहले ही वुड लाइक टू स्पेंड द इवनिंग विद यू, वो आपके साथ में शाम बिताना चाहता है। वुड है ना, तो गागेगी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर इट डैश रेन टू नाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा इट मे, ठीक है ना, इट मे मतलब पॉसिबिलिटी है। और ए जज डैश बी जस्ट, तो ए जज मस्ट बी जस्ट, ठीक है, मस्ट आ जाएगा यहाँ पे, मस्ट। उसके बाद में आवर टीम डैश इजिली बीट योर टीम, तो आवर टीम कैन इजिली बीट योर टीम, तो यहाँ पे मे मस्ट कैन और यहाँ पे आ जाएगा वुड, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो गए सही सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डू एज डायरेक्टेड, हु कैन टेल द फ्यूचर, चेंज इनटू असर्टिव, तो नोबडी है ना, नोबडी कैन टेल द फ्यूचर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस वर्ब गिवन इन द ऑप्शंस, तो यहाँ पे आई डैश माई वर्क, तो आई हैव फिनिश्ड, ठीक है, यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड, मैं अपना कार्य जो है होमवर्क समाप्त कर चुका हूँ। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ही सैड मैन हैज टू हैंड्स, चेंज द नरेशन, तो ही सैड मैन, तो यहाँ पर ही सैड दैट आ जाएगा है, ही सैड दैट मैन हैज टू हैंड्स, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आई कैन ओपन दिस बॉक्स, इसको क्या करना है, चेंज करना है वॉइस को, तो दिस बॉक्स कैन बी ओपन बाय मी। देखो वॉइस हमेशा जो है हमारा जो हम करते हैं ना वो आई का मी हो जाता है, ठीक है। और जो है आपका ओपन जो है प्रेजेंट में दिखा रहा है, इसको हम पास्ट में कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, there is a word missing in each sentence, write the missing word along with one word that come before and that come after it, ठीक है। जो आपको उसके पहले जो वर्ड आएगा, उसके बाद वर्ड आएगा, उसके बीच में जो वर्ड मिसिंग है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हॉलीडेज प्रॉपर इंटरवल, अब हॉलीडेज तो भैया समझ में नहीं, हॉलीडेज प्रॉपर, हॉलीडेज प्रॉपर क्या होता है, तो हॉलीडेज एट प्रॉपर इंटरवल, तो यहाँ पर आपका पहला वर्ड हो गया हॉलीडेज और लास्ट हो गया प्रॉपर, तो बीच में क्या आया, एट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये लिखना था, यहाँ पे बोला है कि इसने वन दैट कम्स आफ्टर भी लिखना है और वंस दैट कम बिफोर भी लिखना है और बीच में जो है राइट आंसर लिखना है, तो हॉलीडेज यहाँ पे आ जाएगा
हॉलीडेज एट प्रॉपर, तो ये पहला ए ऑप्शन। उसके बाद इंटरवल्स आर स्पेशली नेसेसरी। अब देखो यूथ पीपल, नेसेसरी यूथ पीपल क्या होता है नेसेसरी फॉर, ठीक है, फॉर यूथ पीपल, तो यहाँ पे नेसेसरी फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड यंग, ठीक है, और बीच में क्या है फोर, तो यहाँ पे फोर हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा नेसेसरी फॉर यंग यहाँ पे हमारा ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोर जो है इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं एंड दोज इंगेज इन हार्ड मेंटल वर्क फोर, तो यहाँ पे एंड दोज, तो एंड फॉर दोज ना, एंड फॉर दोज, तो यहाँ पे भी क्या आएगा फोर, तो यहाँ पर एंड पहला वर्ड है और लास्ट वर्ड है दोज, तो बीच में क्या है आंसर सही हमारा फोर, तो यहाँ पे फोर आ जाता है सही आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है एंड फॉर दोज इंगेज इन हार्ड मेंटल वर्क फॉर कंटिन्यूअस वर्क विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक नहीं, विदाउट ए ब्रेक होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे विदाउट पहले, ब्रेक लास्ट में, और बीच में जो है आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा ए, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, आपका सेक्शन डी लिटरेचर। यहाँ पे बुक से जो पैसेज है उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको दे दिया है सीधा सीधा लिटरेचर सेक्शन से एक पैसेज पैराग्राफ, ठीक है, और यहाँ पर मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, तो कभी कभी सीधा सीधा पूछता है, क्वेश्चन ही बना देता है एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस और एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखना कि आपके जो ट्विन एप्लीकेशंस क्या होता है, हिज फैमिली होती है, टू हिज पेरेंट्स होता है ना, ये सारे के सारे आते हैं ऑब्लिकेशंस, ठीक है। चलो वो कोई बात नहीं, जब वो क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अब तो आपको पैसे समझ में आ गया। चलिए अब ये क्या कलर क्या है अभी बताता हूँ, ये आंसर है, ठीक है ना। मैंने टिक किस लिए करा है इस कलर में, अलग अलग कलर में, कि अलग अलग आंसर है, कौन सा का कौन सा आंसर है अभी बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट ट्विन ऑब्लिगेशन डस राइटर मेंशन, देखो क्वेश्चन आ ही गया ना, तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, तो ये है ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन मतलब दो, एक ऑब्लिगेशन आपका फैमिली के लिए, दूसरा है कंट्री के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ देखिए अब सेकंड का ये कलर है, इसका आंसर देखिए, व्हाट कैन वन डू इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, व्हाट कैन वन डू इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, तो इसका आंसर इसी पैराग्राफ में है, देखिए ये रहा, in a civil and human society each man is stable to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। यहाँ पर सीधा सीधा प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों को पूरा करने में जो है, अपने दायित्वों को पूरा करने में क्या है सक्षम है, ठीक है ना। मानवीय समाज में, यहाँ पे ह्यूमन, ये ह्यूमैनी लिखा है ना, तो वो मिसप्रिंट है, ह्यूमन सोसाइटी में, ठीक है ना, और मानवीय समाज में, और सिविल जो है आप जानते ही हैं समुदाय होता है ना, इन ए सिविल और ह्यूमन सोसाइटी, सिविल सोसाइटी समुदाय और ह्यूमन मानवीय समाज, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ वर द ब्लैक्स ट्रीटेड इफ दे ट्राई टू लिव एज ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ पर जो काले हैं वो कैसे ट्रीट किए जाते थे। इन साउथ अफ्रीका ए मैन कलर हुज अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो एक रंग वाला व्यक्ति जो रहते थे, उनको दंडित किया जाता था और उनको अलग थलग किया जाता, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग कर दिया जाता था। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने ये कलर वाइज मेंशन कर दिया, लिखने की बजाय कलर ही दे दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी आंसर लिखे हुए थे। चलिए, फाइंड इन द पैसेज वर्ड दैट मीन्स टू पुट अपार्ट, टू पुट अपार्ट का मतलब वो आइसोलेटेड, यही बताया मैंने, अलग थलग करना यानी कि आइसोलेटेड करना, ठीक है। अब आते हैं रीड द स्टैंजा, अब स्टैंजा दिया है बुक से, ये छोटा सा अमांडा वाला, आपने पता ही है आपको ये तो। अब इसमें पहला, हु इज द स्पीकर इन दिस लाइन, तो वन ऑफ अमांडास पेरेंट, कौन है स्पीकर, तो अमांडा का जो है कोई ना कोई एक अपने परिवार का जो है मतलब उसका कोई ना कोई अपने परिवार का ही बनता है, ठीक है, पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पोएट, तो रॉबिन किल्न इसका पोएट है, आपको याद होने चाहिए सारे। इसके बाद जो है डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगुल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, और मैं राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, तो सबसे पहले आप यंग सेगल था 3 नंबर का है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि उसका जो है फर्स्ट फ्लाइट कैसा था। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट शब्दों में हम लिखते हैं, हमेशा हमारी होप होती है, विश्वास होता है कि आपको जो भी दिया जाएगा वो पूरा का पूरा जो है सिंपलेस्ट वर्ड में, क्योंकि यहाँ पे यंग सेगल वाज ग्रेटली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग थ्रू ही इज़ रियली वॉन्टेड टू, ठीक है।
तो वो ये यंग सेगल था वो बहुत ही डरता था, हालांकि वो वास्तव में उड़ना चाहता था, ठीक है। और ही फेल्ट सर्टेन that his wings would never support him and could not get himself to fly like his siblings। और उसको ये लगता था कि उसके पंख जो है उसको जो उसका साथ नहीं देंगे, जैसे कि उसके सिबलिंग्स मतलब उसके भाई बहन जो उड़ते हैं उसकी तरह, ठीक है ना। और हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर डिसाइडेड टू लीव हिम अलोन बट सून ही बिकेम मैड विद हंगर। और उसका जो भाई बहन माता पिता थे उन्होंने सोचा कि उसको अकेला छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उसको क्या है, उसको भूख लग जाती है और मैड हो जाता है वो भूख के कारण ही सॉ हिज मदर विद ए पीस ऑफ फिश इन बीक। उसके माता जी के चोंच में जो है एक क्या है, फिश दिखाई देती है उसको, रीचिंग टू हिम एट ए लिटिल डिस्टेंस, और थोड़ी सी ही दूरी पर उसके, है ना, मतलब ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ए साइट ऑफ फिश मैंडेड एम एंड सो डिवाइडेड एट फिश विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। और जो उसको मतलब इतना भूख था कि मतलब वो पागलों की तरह जो है उसके क्या है कुछ ही दूर पर था, और उसके परिणाम उसने कुछ भी नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा, उसने गोता लगा दिया, नहीं वो उछल उसकी तरफ झपटा या गोता लगा दिया, किधर, जो अब मछली थी उसकी तरफ, है ना। और उसका परिणाम उसने सोचा नहीं कि अब उसने लगा दिया तो गिर जाएगा या नहीं, इसलिए जो है वो क्या हो गया, ही फेल डाउनवर्ड्स एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट ही सडनली फेल्ट हीज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड स्टार्ट फ्लाइंग। और वो जो है नीचे गिरने लगा और अचानक ही उसको महसूस हुआ कि उसके जो पंख हैं वो क्या करने लग गए, वो बाहर निकल आए और उसने जो है उड़ना शुरू कर दिया। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। और वो जो है ऊपर नीचे धीरे धीरे ऊपर नीचे जो है बढ़ता रहा। और he was then no longer afraid and his in this way he made his first flight। और जो है अब उसको डर नहीं लगा और इसी तरह से उसने जो है अपनी पहली उड़ान भरी। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। इसका और पार्ट में भी जो एनी फ्रैंक का आपको पूछा गया है, देखिए और पार्ट में क्या पूछा गया है, करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का आपको करेक्टर स्केच यानी कि उसके थोड़ा सा जो है क्या कह सकते हैं चरित्र की विशेषता बतानी है कैरेक्टर की, है ना। तो एनी फ्रैंक जो है सिंपल सेंसिटिव थी, ठीक है, बहुत ही संवेदनशील और तेज और परिपक्व लड़की थी। शार्प मेच्योर, मेच्योर मतलब होता है परिपक्व, ठीक है ना, जो मतलब कि यूं समझ सकते हैं कि सोच जिसकी सही हो, ठीक है। और इसके बाद में है थर्ड, और उसका जो कितनी थी, गर्ल ऑफ 13 थी, ठीक है। ये कभी कभी एमसीक्यू पूछता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा है इसको पढ़ लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी रिकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट ऑफ डकोटा इनसाइड द ब्लैक क्लाउड। और उसके बाद में है वेयर इज द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। तो वांडा कहाँ बैठती थी क्लासरूम में और क्यों, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेट सी में मैंने पूरा का पूरा हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था। और यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस बताना है आपका पायलट का, जो आपको सीधा सीधा बताना है कि इसमें जो है पायलट का क्या पूछा है कि कालू बादले के अंदर जो डकोटा का पायलट के अनुभव जो है वो क्या मतलब था वो याद करना है, रिकाउंट करना है, ठीक है ना। क्या एक्सपीरियंस था उसका काले बादलों में डाकोटा एलोप्रेन का, ठीक है। और उसके बाद में है क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, क्यों बैठती थी, और जो है क्लासरूम में डज वांडा सिट एंड वाई, ठीक है। और वेयर कहाँ बैठती थी, वेयर एंड वाई, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वेयर एंड वाई, तो ये दोनों का आंसर दिए। पहले तो पायलट जो है उसको जो है पायलट ने पाया कि बादलों के अंदर जो है सब कुछ काला था और हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव सा लग रहा था। पुराना हवाई जहाज लुढ़क रहा था, हवा में उछल कूद कर रहा था और कंपास और अन्य उपकरण जो है काम करना बंद कर दिया। अचानक उसका रेडियो भी बंद हो गया। तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो है उसने काउंट किए थे, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर हो गया, मैंने हिंदी में आपको समझा दिया। और यहाँ पे वांडा जो है हमेशा जो है आखिरी सीट के बगल वाली सीट पर जो है बैठती थी, आखिरी पंक्ति में बैठती थी। और वो इसलिए बैठती थी, देखो यहाँ पे लिखा है ना, वांडा ऑलवेज सेट ऑन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13 रूम में रूम नंबर में वो बैठती थी, ठीक है। और सी यूज टू सिट देयर बिकॉज हर फीट वर नॉर्मली कैक्ट विद ड्राई मड एंड वेरी डर्ट। और जो वहाँ पे वो किस लिए बैठती थी, क्योंकि उसको जब स्कूल आती थी तो रास्ते में जो आने वाला रास्ता खराब था सड़क, वहाँ पर क्या हो उसका उसका जो है नॉर्मली तो उसके फीट जो है वो क्रैक्ड वगैरह थे और मड में जो है वो गंदे हो जाते थे, डर्टी हो जाते थे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट हर
क्लासमेट्स, और वो अपने दोस्तों पाठकर्मियों के हंसने से बचने के लिए, वो उसके ऊपर हंसे, उससे बचने के लिए सी ऑलवेज सिट देयर एंड हाइड देयर डर्टी फीट, और वो जो अपने पैरों को छुपाने के लिए पीछे बैठती थी। एक्सप्लेन सिंबल यूज्ड बाय फॉस्ट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। कौन कौन से सिंबल्स यूज किए? अमेंडा एंड अपहरण, तो अपहरण तो थी नहीं, अपहरण मतलब अपहन, ठीक है, अपहन बोल दीजिए, वैसे और पहन बोलते हैं, ठीक है, और फन बोलते हैं, और फन बोलिएगा तो ज़्यादा, और फन, और फन, ठीक है, ऐसे बोलिए, ये सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो इसमें सबसे पहला है एक्सप्लेन द सिंबल्स यूज बाय फ्रॉस्ट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि जो फ्रॉस्ट हैं, ये इन्होंने जो डस्ट ऑफ स्नो में जो भी सिंबल्स यूज़ किए हैं, यानी कि जो भी प्रतीक यूज़ किए हैं, वो आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, और साथ ही साथ में अमांडा एंड ऑर्फन वाई डज सी शेशो। तो यहाँ पर क्या अमांडा जो है ऑर्फन यानी कि बोलते हैं अनाथ थी, और वाई डज सी सो, और वो ऐसा क्यों कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो हम पहला तो यहाँ पे डस्ट एंड स्नो में जो है आंसर लिख देंगे कि जो है ये क्रो एंड होमलेक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन द मेटरलिस्टिक वर्ड। तो यहाँ पर जो है ये सीधा सीधा यहाँ पर जो है कौवा और जो हेमलॉक होमलॉक का जो पेड़ है, वो दुनिया में कवि के द्वारा जो है महसूस महसूस किए जाने वाले दुखों का जो है एक तरह से कह सकते हैं दुखों को बताता है, जाहिर करता है। द डस्ट ऑफ स्नो इन द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। डस्ट ऑफ स्नो जो है ये जो है नेचुरल, देखो क्रो और होमलेक ये तो क्या है, आपका डिप्रेशन शो कर रहा है, सोरो दुख शो कर रहा है, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो जो है वो नेचुरल जो शो कर रहा है, एनर्जी शो कर रहा है। और डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो सेक्स ऑफ होमलेक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू ए सैड एंड डिप्रेसिंग मूवमेंट्स, द पोएट एंटरिंग इन टू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिज्म, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी आप कंप्लीट केवल इतने में भी कर सकते हो, यहाँ पर बस इतना ही आंसर आप लिखते हो ना, इतना भी, तो भी आपका ये पूरा आंसर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका दोनों हो गया। क्रो और होमलिक क्या प्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों हमने बता दिए। यही एक्सप्लेन करना था कि सिंबल्स क्या क्या हैं, बस। इसके अलावा जो आपने आगे लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके और पार्ट में अमांडा जो है वो जानते हो और पहन नहीं थी, और वो इसलिए कहती है क्योंकि वो अप विद द कॉन्स्टेंट नैगिंग बाई हर मदर, और वो जो है ना, क्योंकि वो अपनी माँ के लगातार प्रताड़ना, यानी कि उसके जो भी फालतू की बातें थी उसकी माँ की, उसकी वजह से जो है वो तंग आ चुकी थी। उसे लगता था कि वह एक अनाथ के रूप में जो है स्वतंत्रता का आनंद ले सकती है, इसीलिए जो है वो चाहती है कि मतलब वो खुलकर घूमना चाहती है और उसी सन्नाटे का आनंद लेना चाहती है, मतलब उस सब चीज़ों का आनंद लेना चाहती है जो उसे मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखा है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, हॉरेस डैनबी वाज ए सक्सेसफुल थीप, नो या यस, तो यस ही वाज सक्सेसफुल थीप, वो तो था ही, ठीक है, डैनबी वाज सक्सेसफुल थीप। और व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन अटेम्प्टेड टू रॉब सॉर्ट ओवर गैरेज। सॉर्ट ओवर गैरेज को जब वो रॉब कर रहा था तो उसका क्या था, वो कभी भी मतलब अपना फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता था, ठीक है। जब उसने अपना ये चोरी वाला काम शुरू किया तो वो जो है अ, उसको जो है एक लिटिल ट्रिकल हिज नोज, यानी कि उसको क्या हुआ कि उसके नाक के पास में वहाँ पे एक टेबल पे गुलदस्ता रखा था, बिग फ्लावर का पोट था, और जो है वो उसके नोज, उसको जो है स्मेल से दिक्कत थी, और वो जो है उसके नोज में थोड़ा सा लग गया, और उसकी वजह से जो है स्नीजिंग आने लग गई, उसको छींक आने लग गई, ठीक है। और वहीं से उसको जो है गलत का एहसास होने लग गया, मतलब उसके साथ वहीं से गलत हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक लेडी आई, और हॉरेस ने सोचा कि वो जो है उसकी मालकिन है, ठीक है, उस घर की, और इनफैक्ट वो भी क्या थी, एक उसकी तरह ही चोर थी, और उसने जो है ट्रिक्ड किया, उसके साथ में धोखेबाजी की, और उससे जो है ज्वेलरीज निकलवाई। उसने हॉरेस ने जो सोचा कि ये तो मालकिन है तो मेरे को ग्लव्स पहनने की ज़रूरत क्या है, तो उसने डायरेक्ट ये जो है, मतलब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये कहानी है, तो उसने जो है सीधा सीधा ज्वेलरी जो है उसको निकाल के दे दी, और पुअर हॉरेस जो है उस बेचारे को जो है जो जेल हो गई, क्योंकि वो अपना जो है ग्लव्स पहनना ही भूल गया था। तो ये था उसके साथ में क्या यहाँ पर, वॉट रॉन्ग वैन अटेम्प्ट टू रॉब, हाँ जब उसने वो चोरी की तब उसके साथ ये हुआ था। उसके बाद में कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी देना है। कैरेक्टर स्केच तो आप जानते ही हैं, वो ट्रम्प ऑफ सर्जरी का जो है ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक डॉग है, ठीक है। ये स्टोरी है ट्रम्प ऑफ ट्रायम्फ्स ऑफ सर्जरी, सर्जरी की विजय, विजय होती है, इसका मतलब विजय होता है, विजय, ठीक है, जीत। ही वॉज ऑन्ड बाई, और वो किसका था कुत्ता, तो ये जो था मिसिस पम्फेरी का था, और पैम्पर्ड हिम टू मच एंड गिव हिम ए लॉट ऑफ फैटी फूड्स एंड, ठीक है, वो उसे जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या करती थी,
प्यार करती थी, है ना, और उसको बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे खाने वगैरह देती थी। और जो उसकी वजह से जो है वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था, वो एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देती थी, ओवरवेट हो गया था, लेजी हो गया था, लेथर्जिक हो गया था। इसके बाद में जो है उसको जो है वेट सीइंग प्रॉब्लम्स हो गई। टुक हिम टू द हिज ओन हाउस एंड गिव हिम ए प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर वॉक। अब जो है इसके बाद में ही वेट सीइंग द प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ कि उसको रेगुलर वॉक, एज रिजल्ट ट्रिकी रिकवर्ड एंड बिकम ए नॉर्मल एंड फ्रिस्की डॉग। जो इसकी वजह से तो वो लेजी वेजी हो गया था। उसके बाद में उसको क्या किया गया था, उसको दिया गया ट्रीटमेंट, जो कि आपका डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने दिया था। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मैंने अपने वर्ड्स में लिखे हैं। और जिसकी वजह से जो है वो एकदम नॉर्मल हो गया, मस्त हो गया, और लव्ड हिज ऑनर एंड हैप्पी व्हेन मिसेस पम्फेरी केम टू हिम बैक। ठीक है, जब उसके पास आई उसको लेने मिसेस पम्फेरी, किससे, जो हैरियट थे डॉक्टर से, उससे लेने आई, तो बहुत ही खुशी था। अपनी मर्जी से आप इसको घुमा फिरा के लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद में है आपका हु वाज अनिल, और हाउ डिड ही ट्रीट हरी सिंह, तो कौन अनिल था और उसने हरी सिंह को कैसे ट्रीट किया। उसके बाद में व्हाट मेक्स यू थिंक ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, वाज ही रियली लॉलेस पर्सन, कमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया। इसका आंसर अनिल का तो मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है, इसको आप पढ़ करके भी इंजॉय कर सकते हैं। और जो लॉलेस पर्सन है ग्रिफिन, उसका भी यहाँ पे कैरेक्टर मैंने बता दिया है, इस पूरे क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो देखा ये पूरा का पूरा आपका सोल्यूशन था। तो आशा करता हूँ आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड।